हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कंफर्टेबल महसूस करता हूं, सो इफ यू डोंट माइंड आई विल बी बाइलिंगुअल. Let me share my PPT slides that will help me stay on track. Okay. Is it visible? Yes, sir. This is visible. Yes, sir. Great. So the topic that has been assigned to me is sports nutrition. Although it is a very wide topic, wherein if you talk about the nutritional myths, fallacies, if you talk about the single concept of even calories and carbohydrates, it can be a daunting task, to convince and educate people, aware people about the technical aspects. We already have some basic knowledge since we have been concerned either now or in the past with sports coaching. And with sports coaching, since it involves physical practice of different activities, ये भी जरूरी हो जाता है कि क्योंकि हमारा शरीर दो चीजों से बना होता है. एक जिसमें योग में भी कहा गया आनंदमय कोश से विज्ञान में अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की जो जर्नी है वो हमारी फिजिकल बॉडी से लेकर धीरे धीरे सटल बॉडी तक चलती है. इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर फिजिकल और न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है, यदि हम केवल अन्नमय कोश की बात करें, दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है. यदि शरीर में एनर्जी रेगुलेट होएगी, समय समय पर एनर्जी रेगुलेशन होता रहेगा, एनर्जी जनरेट भी होती रहेगी, एनर्जी कंज्यूम भी होती रहेगी, तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अप रहेगा और हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होती चली जाएगी. तो ये जो बॉडी के अंदर बैलेंस है, सेम बैलेंस जिस तरह से फिजिकल एक्सरसाइज का बैलेंस है, अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों की हम वर्कआउट करते हैं, सेम तरीके से हम डिफरेंट तरह के ऑफ सीजन, इन सीजन और कंपटीशन सीजन के अंदर जो वर्कआउट्स करते हैं, इसी प्रकार से हमें अपने न्यूट्रिशन को भी प्लान करना पड़ता है सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली और इन अ पेडागोजिकल मैनर. तो आज का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा मेन, कि हम डाइट और न्यूट्रिशन को समझें. सबसे पहले कि फूड इनटेक कर लेना एक व्यक्ति के द्वारा केवल उतना ही काफी नहीं है. ऑल्दो फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी कैलोरिक वैल्यूज डिफरेंट होती है, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर जाकर किस प्रकार से किस किस चीजों में कन्वर्ट होता है, कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से एंजाइम्स उसको कैटालाइज करते हैं, कैटाबोलाइज करते हैं, एनाबोलिज्म जो टेक प्लेस होता है, चाहे वो फॉर्मेशन हो, चाहे वो ब्रेकेज हो, उसको असिस्ट करने वाले कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, वो प्रोसेस हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है. तो हमें कुछ मिथ्स है जिनको बस्ट करना है, स्पेशली इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर आपने देखा होगा बॉडी वेट को मेंटेन करना, बॉडी वेट लूज करना और कुछ समय कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर बॉडी वेट गेन करना भी आवश्यक होता है. कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं कि हम किसी मेथड्स और टेक्निक्स को यूज करके बॉडी वेट लूज तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद स्पेशल डाइट को छोड़ते ही हमारा बॉडी वेट इमीडिएटली बहुत फास्ट गेन होने लग जाता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल हो सकता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर जीआई लेवल चेंज हो सकता है, उसका इंसुलिन लेवल बढ़ सकता है और बहुत सारे मेटाबोलाइट्स ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर चेंज होने लग जाते हैं. ये जो ड्रास्टिक अप एंड डाउन है, दिस इज एक्सट्रीमली हार्मफुल. जस्ट लाइक इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर या ब्लड शुगर का लेवल ब्लड के अंदर जब बढ़ जाता है या इमीडिएटली डाउन आ जाता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया कह देते हैं, तो वो एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है. क्योंकि हम सब ये क्लेम करते हैं कि वी आर द इंजीनियर्स ऑफ द बॉडी, वी आर द वंस हु प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गोइंग टू द डॉक्टर्स, हु प्रिवेंट सर्जरी. क्योंकि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ऐसी चीज है जो डीएनए पे काम करती है, आपकी पूरी की पूरी डीएनए चेंज हो जाती है. इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रोग हैं. एक्सरसाइज एज ए थेरेपी एंड न्यूट्रिशन एज ए थेरेपी. सो मैं अक्सर एक बात कहता होता हूं कि योगा फॉर माइंड एंड न्यूट्रिशन फॉर द बॉडी. So let's talk about the second objective, which is nutrition and the sports person, क्योंकि ये बहुत हाईली स्पेसिफिक कंडीशन है. स्पोर्ट्स पर्सन में स्पेशली विमेन के अंदर यदि आप देखें रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, इवन प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स की. मेन और वुमेन दोनों के अंदर एंजाइम्स डिफरेंट होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं. यही हार्मोन्स यदि सही न्यूट्रिशन हो तो हमारी बॉडी को असिस्ट करते हैं इन
परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन 3 तरह के हार्मोन हैं। अगर ह्यूमन मेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन इंजेक्ट कर दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हैं जो उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जस्ट लाइक इन विमेन। सिमिलरली ऐसी विमेन जो स्टेरॉइड्स कंज्यूम करती हैं या इस तरह के सप्लीमेंट्स लेती हैं जिससे कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिशन जो कि मेल्स में नुकसान करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल में बढ़ गया है तो वो उनको नुकसान करेगा। We'll talk about that later in detail. Number 3 जो ऑब्जेक्टिव है आज की प्रेजेंटेशन का वो ये रहेगा to bust the calorie myth and whether calories can be the exact marker of a proper nutrition inside the body of a sports person or a general human being, and whether their calories are calorie restricted diets or diets which are associated with the calculation of calories actually assisting us in improving our nutritional level, in reducing the inflammation level. Is the calorie concept capable enough in its own abilities to balance the free radicals and antioxidants in the body or not? फोर्थ ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं और इन सभी हार्मोन्स का, जैसे मैंने पहले बताया, खासकर 3 तरह के हार्मोन्स को ही स्टडी किया गया आज तक रिसर्चेस के अंदर। बाकी के हार्मोन्स को स्टडी हम नहीं करते। और ये सारे हार्मोन्स का जो रिलीज है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर होता है रेगुलेट हाइपोथैलेमस से। तो हम लेप्टिन और ग्रेलिन नाम के 2 हार्मोन्स को स्टडी करेंगे आज, जो कि नए हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और बाकी के जो हार्मोन्स हैं जो समय समय पर महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में इफेक्ट डालते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स केवल महिलाओं में नहीं होते, ईटिंग डिसऑर्डर्स पुरुषों में भी होते हैं। और वेट लॉस न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से हार्मोन्स का इंपैक्ट वेट लॉस न्यूट्रिशन के अंदर होता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 5 जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा कि एक्सरसाइज, फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशन में क्या संबंध है। इनको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। एनर्जी डेफिशिएंसी का जो कंसेप्ट है वो हम बात करेंगे कि किस तरह से एक खिलाड़ी के अंदर एनर्जी लेवल डाउन आ जाता है लेकिन उसे पता ही नहीं लगता। जैसे आजकल हम जो है कैल्शियम के सप्लीमेंट और D3 जो सभी लोग ले रहे हैं, अब उसका जो साइड इफेक्ट है वो कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, B12 ले रहे हैं। कोरोना टाइम में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा नुकसान खिलाड़ी का हुआ। जितने भी नॉर्मल पॉपुलेशन है अदर देन स्पोर्ट्स पर्सन, अगर वो डे टू डे फिजिकल एक्टिविटीज जिसे हम फंक्शनल स्ट्रेंथ, फंक्शनल एंड्योरेंस कह देते हैं, मेंटेन करके चलते हैं तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। एक खिलाड़ी के लिए रिकवरी, रिजुविनेशन, रिहैबिलिटेशन 100% अगर नहीं है तो वो खिलाड़ी डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए एक्सरसाइज, फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशन दोनों को एक साथ पढ़ना जरूरी है। एनर्जी साइकिल को समझना जरूरी है और किस तरह का न्यूट्रिशन किस तरह के खिलाड़ी को इंपैक्ट करता है ये समझना बड़ा आवश्यक है। That will be covered in the today's presentation. Last objective will be female athletes triad. There are some issues that only impact the female athletes, especially athletes who are participating in high intensity workout. Let us look at some new researches through this presentation. आवाज आ रही है ना जी मेरी? जी सर। ओके, ग्रेट, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपको एथलेटिक्स का एक मैनुअल है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक मैनुअल है, उसको उन्होंने कहा न्यूट्रिशन मैनुअल। तो ये एक रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको वो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का न्यूट्रिशन का मैनुअल जो उन्होंने डेवलप किया है एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलके बहुत सुंदर एक कंपेंडियम तैयार किया है, आप उसको जरूर गो थ्रू करिएगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड था, उसके अंदर हर खिलाड़ी की कैलोरी कैसे प्लान की जाती है, कैसे डाइट प्लान की जाती है, कैसे उसमें एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है खिलाड़ियों में, उसको कवर किया गया। ये मैंने स्लाइड उसी पर्टिकुलर कंपेंडियम से ली है क्योंकि ये बहुत एक अपीलिंग चीज है। किसी भी चीज को समझने से पहले ना उसके बेसिक्स समझना बड़ा जरूरी है। जो लेटेस्ट हमारी जितनी भी रिसर्चेस हैं जिसके अंदर कि हम
ये जान पाए कि किस तरह के मेटाबॉलिक इम्पेयरमेंट्स और हार्मोनल फंक्शंस एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जबकि एनर्जी अवेलेबिलिटी हमारी कम हो जाती है। एनर्जी अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जब भी एक व्यक्ति प्रैक्टिस में या कंपटीशन के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है खिलाड़ी, तो उस समय पर देयर आर सर्टेन इम्पेयरमेंट्स ऑफ मेटाबॉलिक एज वेल एज हार्मोनल फंक्शंस जो अपने आप ही इम्बैलेंस की तरफ चले जाते हैं, उनका बैलेंस आपस में खराब हो जाता है। यानी कि हार्मोन का रिलीज होना और मेटाबॉलिक फंक्शंस का, जिन्हें हम रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट कह देते हैं, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट करता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है हार्मोनल्स डिसफंक्शंस का, जिससे एनर्जी लेवल डाउन आ जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसी कभी भी कोई स्थिति नहीं आती जिसके अंदर की एक व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म जीरो हो जाए या उसके बॉडी के अंदर सारे हार्मोन्स समाप्त हो जाए। इम्बैलेंस या परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट तब पड़ता है जब बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का बैलेंस खराब होता है। फ्री रेडिकल भी जरूरी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी जरूरी हैं। सिमिलरली बॉडी का मेटाबॉलिज्म धीरे 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 एज बढ़ती है तो कम होता चला जाता है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। अगर हार्मोन्स का रिलीज मेटाबॉलिज्म के साथ घटता बढ़ता नहीं है तो बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, उसे हम कह देते हैं इन्फ्लेमेशन हो गई, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्मेंस कम हो जाती है। अब परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, हम सब जानते हैं। परफॉर्मेंस कैसे बढ़ती है? अगर एनर्जी की अवेलेबिलिटी है, अगर बॉडी में कैलोरी की फॉर्म में, न्यूट्रिशन की फॉर्म में खिलाड़ी के एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन उसकी बॉडी क्या कर रही है, हार्मोन को यूज नहीं कर पा रही मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, तो क्या होगा एंड रिजल्ट? एनर्जी लेवल डाउन आ जाएगा। एनर्जी की अवेलेबिलिटी, फ्यूल की अवेलेबिलिटी, एटीपी की अवेलेबिलिटी मसल्स के अंदर कम हो जाएगी, तो परफॉर्मेंस डाउन आ जाएगी। तो एक नियम के अनुसार, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर एंड परफॉर्मेंस, एक खिलाड़ी के लिए डेली इनटेक 30 किलो कैलोरी का, यदि आप 4.16 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको किलो जूल में एनर्जी मिल जाएगी। केसीएल मतलब, मैं अगर कैलोरी बोलता हूं मतलब केकेएल की बात कर रहा हूं मैं। 30 कैलोरी पर केजी फैट फ्री मास। ध्यान रखिएगा, अक्सर क्या होता है, जो जिम में इंस्ट्रक्टर काम कर रहे होते हैं वो मिसगाइड करते हैं कि जी आपका जितना वजन है उसका 30 किलो कैलोरी नहीं, जो बॉडी के अंदर फैट फ्री मास है, कहने का तात्पर्य फैट के अलावा जो मास है। कौन सा मास है जी, कौन बताएंगे? चलो इसको थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं। बॉडी के अंदर फैट फ्री मास कौन सा होता है? मस्कुलर मास। बिल्कुल, मसल मास, बहुत बढ़िया। बोन्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ब्लड। कहने का तात्पर्य ये कि जो भी बॉडी के अंदर फैट के अलावा है, चाहे वो विसरल फैट हो, चाहे वो एडिपोज टिश्यू हो, चाहे वो स्किन के नीचे वाला फैट हो। ध्यान रखिएगा, महिलाओं और पुरुषों में फैट का मेटाबॉलिज्म जो हार्मोन्स करते हैं वो दोनों अलग तरह का रिस्पॉन्ड होता है। जो मेल के अंदर हार्मोन्स हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, वो विसरल फैट पर काम करता है, और जो महिलाओं के अंदर स्किन के नीचे फैट है, वो महिलाओं के जो एस्ट्रोजन प्रेस्टोजन है वो उसके ऊपर ही काम करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि महिलाओं के अंदर जो विसरल फैट है वो ज्यादा होता है, जो पेरिफेरल फैट है वो महिलाओं के अंदर ज्यादा होता है। सॉरी, उल्टा बोल गया, विसरल फैट कम मिलेगा, लेकिन जो विजिबल फैट है, स्किन के नीचे वाला जो फैट है वो ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनके हार्मोन्स अलग हैं और मेल्स के हार्मोन अलग हैं। इसीलिए जो कैलोरी इनटेक है या जो ट्रेनिंग हम देते हैं महिलाओं और पुरुषों को, वो भी डिफरेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट हार्मोन्स है, डिफरेंट मेटाबॉलिक रेट है, हार्ट का साइज डिफरेंट है, लंग्स का साइज डिफरेंट है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी टाइम टू टाइम डिफरेंट है। महिलाओं में ब्लड लॉस ज्यादा है, इसलिए उनकी कैल्शियम और आयरन की रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा होती है। हेमोग्लोबिन का लेवल हमेशा कम होता है, पुरुषों के अंदर हेमोग्लोबिन लेवल हमेशा ज्यादा होता है। ये सारा फंक्शन किस चीज का है? प्रॉपर हार्मोनल फंक्शन का है। अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो वो डाउन आएगा, अगर न्यूट्रिशन की
न्यूट्रिशन ज्यादा है, हाइपो न्यूट्रिशन, हाइपर न्यूट्रिशन, तो भी हार्मोन वही रिलीज होंगे जो उसे मेटाबोलाइज करेंगे। तो ये जो बैलेंसिंग का एक्ट है शरीर के अंदर, चाहे एक्सरसाइज करने से पहले है, चाहे ड्यूरिंग है, चाहे बाद में है, ये हार्मोन्स का रहता है। तो मेरा प्राइमरी जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि न्यूट्रिशन इनटेक और हार्मोन फंक्शन एक दूसरे के साथ किस तरह से काम करते हैं। ये हमें कैसे हेल्प करेगा, एज ए कोच हेल्प करेगा इस चीज को अंडरस्टैंड करने में कि कौन सी एक्सरसाइज किस इंटेंसिटी में किस तरह से काम करती है और कौन से हार्मोन्स उस समय पे रिलीज होते हैं। तो आपके सामने जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, इस एग्जांपल में एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है कि हमें पता भी नहीं लगता और हमारे शरीर में एनर्जी लेवल कम हो जाता है। अब ये एनर्जी लेवल, जो एनर्जी मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं इनटेक और आउटपुट का बैलेंस, ये कैसे कम होता है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। खासकर फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की वजह से ये काम ज्यादा होता है, ये ज्यादा इंपैक्ट डालता है। जैसे मैंने अभी एक बताया था एथलीट्स ट्रायड, फीमेल एथलीट ट्रायड जिसको हम कहते थे, ये फीमेल्स में ही होता है, जिसके अंदर की उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, उनकी बॉडी में मसल मास रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, उनकी बॉडी में ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? इट्स नॉट अ फिजियोलॉजिकल फॉर्म, इट्स अ साइकोलॉजिकल फॉर्म। तो कैसे लो एनर्जी अवेलेबल हो जाती है, एनर्जी लेवल कैसे डाउन आ जाता है एक्सरसाइज करते करते, और कैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी शुरू हो जाती है, कैसे मेनार्च आ जाती है उनकी बॉडी के अंदर, कैसे रिप्रोडक्टिव फंक्शन में डिस्टर्बेंस हो जाती है, ये मैं आपको बताता हूं किस तरह से। जैसे आपके सामने है लो एनर्जी कैसे आती है। जैसे ऊपर आप एक बात याद रखिएगा कि डेली इनटेक कितना चाहिए पर केजी फैट फ्री मास, एक व्यक्ति को 30 कैलोरी कम से कम करना ही करना है उसको पर केजी फैट फ्री मास। फैट फ्री मास यदि 30 केजी है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 600 कैलोरी, 3 3 9, 90 कैलोरीज उसको चाहिए मिनिमम अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए। अगर इससे कम कैलोरी कंजम्पशन वो बच्चा कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? बर्नआउट हो जाएगा, वो जो है रिकवरी इनकम्प्लीट होगी और इंजरी होनी शुरू हो जाएगी उसे। उदाहरण के तौर पे 50 किलो की मान लीजिए एक फीमेल एथलीट है आपके पास, और उसका जो बॉडी फैट है, ध्यान रखिएगा, बॉडी फैट 20% है। अब ये बताइए ये बॉडी परसेंट फैट जो है 20%, ये अच्छा है या बुरा है 50 किलो की लड़की के लिए? जी, इज इट गुड और बैड? यस, मेरी आवाज आ रही? यस सर, ऑडिबल। यस सर। 50 केजी की फीमेल है, उसकी बॉडी के अंदर 20 किलो जो है बॉडी फैट है। अगर हमें ये पता है कि उसकी बॉडी में बॉडी फैट का कितना परसेंटेज है, तो हम फैट फ्री मास निकाल सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, कि हमें बच्चे का एनर्जी डेफिशिएंसी हमें निकालनी है कि डेफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं बच्चे का डाइट न्यूट्रिशन लेवल कम तो नहीं आ रहा है, एनर्जी इनटेक ठीक है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव यही है ना हमारा, कि हम ये जानना चाहते हैं कि एनर्जी लेवल कम तो नहीं है बच्चे में। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि फैट फ्री मास कितना। फैट फ्री मास कैसे निकाला, ये मैं कैलकुलेटर से आपको बताता हूं। 20% ऑफ बॉडी फैट का मतलब क्या हुआ, 50 किलो का बच्चा है, मल्टीप्लाइड बाय अगर मैंने 20% कर दिया, यानी 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया? 10 किलो। यानी कि बच्चे में 10 किलो क्या है, 50 किलो के बच्चे में क्या है? 10 किलो बॉडी फैट, फैट है। 10 किलो उसकी बॉडी में 50 किलो की लड़की में फैट है। तो जब मैंने फैट को अलग कर दिया, यानी 50 में से 10 किलो को अगर मैंने कम कर दिया, तो उसकी बॉडी में बिना फैट का मास कितना हुआ, यानी फैट फ्री मास कितना हुआ? 40 केजी। 40 केजी। तो अब आप समझ गए ये वैल्यू कैसे आई? यस सर। इसे कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि जैसे ऊपर कहा गया कि 30 किलो कैलोरी पर केजी फैट फ्री मास। अब 30 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी फैट फ्री मास, यानी 1 किलो पे 30 कैलोरी, तो 40 पे कितनी हुई? कैलकुलेट करके देख लीजिए। डेली एनर्जी इनटेक मान लो उस बच्ची का है 1500 किलो कैलोरी, 4.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
किलो जूल में एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, अब वो लड़की जो एक्सरसाइज कर रही है डेली 1 घंटा पर डे वो एक्सरसाइज कर रही है, कितनी कैलोरी बर्न कर रही है? 600 किलो कैलोरी बर्न कर रही है। डेली 1 घंटा एक्सरसाइज कर रही है। एनर्जी इनटेक क्या है उसका? 1500 किलो, क्योंकि 50 किलो का बच्चा अगर 1500 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जनरली ये कहते हैं ठीक है बेटा तेरा न्यूट्रिशन लेवल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें गलती कैसे आएगी? 1 घंटा वर्कआउट भी तो कर रही है वो, तो 1500 किलो कैलोरी वो कंज्यूम कर रही है। उसमें से आपने उसके वर्कआउट का जो खर्च हो गया 600 किलो कैलोरी उसको माइनस कर दीजिए, तो उसके पास कितनी किलो कैलोरी बची? बाकी खर्च करने के लिए व्यायाम में खर्च कर दी 600, 1500 वो ले रही है, तो 900 कैलोरी जो है उसके पास एनर्जी बची। और मैंने ऊपर क्या कह रखा है कि पर केजी फैट फ्री मास 30 किलो कैलोरी चाहिए, उसके पास बची 900 किलो कैलोरी, तो एनर्जी कितनी बचेगी? ये जो 900 किलो कैलोरी है उसको यदि मैं फैट फ्री मास से डिवाइड कर दूंगा, मैंने कहा था ना पर केजी बॉडी फैट पर केजी फैट फ्री मास, तो 900 कैलोरी जो उस बच्ची के पास बची वर्कआउट करने के बाद, कंजम्पशन कम है देखना, ये तो उसके कंट्रोल में नहीं है ना। वर्कआउट तो 1 घंटा करना ही करना है उसने, 600 कैलोरी तो वो खर्च करेगी लड़की, क्योंकि 50 किलो की है। तो ये कैलोरी इनटेक उसका क्या हो रहा है, ज्यादा है या नहीं, ये पता करना है हमने। ये 1500 कैलोरी एनफ है कि नहीं उस बच्ची के लिए। कौन सी बच्ची के लिए? वो बच्ची जो एक फीमेल है, जो 50 केजी की है, जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 20% है, यानी 10 किलो फैट फ्री मास ले रही है वो, और एनर्जी की अवेलेबिलिटी उसकी 900 किलो कैलोरी है। अब आप जब 900 को उसके फैट फ्री मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2205 किलो कैलोरी पर केजी फैट फ्री मास। मैंने ऊपर क्या कहा था कि एनर्जी कम से कम फैट फ्री पर केजी फैट फ्री मास में 30 किलो कैलोरी इनटेक जरूरी है, डेली इनटेक। तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए पर केजी के हिसाब से? 30 सर। हाँ, 1500 से अधिक किलो कैलोरी इसका इंटेक होना चाहिए अगर वो 1 घंटे के वर्कआउट को करना चाहती है। ये देखिए 1 घंटे के वर्कआउट में टोटल 900 कैलोरी उसकी कंज्यूम हुई थी, बची उसके पास 600 कैलोरी खर्च करने के बाद, तो एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गई। ये हमारा जो रूल है 30 किलो कैलोरी मेंटेन करने का, वो रूल ब्रेक हो गया। चाहिए उसको 30 किलो कैलोरी पर डे पर केजी फैट फ्री मास, लेकिन उसके अंदर एनर्जी कितनी रह गई? 22 किलो कैलोरी रह गई। तो डेफिशिएंसी कितनी आई? लगभग 8 किलो कैलोरी की उस लड़की में एक दिन में एनर्जी की डेफिशिएंसी आ गई। अब उसे पता ही नहीं इस बात का, और कोच जो है उसे बता नहीं पा रहा कि एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गई है बेटा, इसलिए तू जो है तेरे को इंजरी ज्यादा हो रही है, तेरी रिकवरी ठीक नहीं हो रही, और तेरी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल डाउन आता जा रहा है, और ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग वो करे जा रही है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए बच्चा क्या करेगा? क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन है, एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो गया, एनर्जी अवेलेबिलिटी कम हो गई, एनर्जी इनटेक कम है, और एक्सपेंडिचर जो है वो कम नहीं कर सकते आप, क्योंकि वर्कआउट कराना ही कराना है ना। हॉकी की लड़की है, हैंडबॉल की लड़की है, खो खो कबड्डी का बच्चा है, भाई वो तो वर्कआउट 1 घंटा करेगा ही करेगा। वर्कआउट थोड़ी कम कर दोगे आप तो परफॉर्मेंस डाउन नहीं आ जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर, यस राइट। कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना कंसेप्ट। अब अगर वो 50 किलो का बच्चा 1500 कैलोरी ले रहा है तो उसका वर्कआउट कम कर दो या 300 कैलोरी कर दो इसे, तो ये एनर्जी जो है बैलेंस अपने आप हो जाएगा। तो ये करना सही रहेगा या नहीं? यस सर। नहीं, वर्कआउट कैसे कम कर दोगे भाई साहब? नहीं सर, वर्कआउट तो रहेगा सर, कैलोरी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उस बच्चे का कैलोरी इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। और कैलोरी का मतलब कैलोरी डेंस फूड नहीं, कैलोरी रिच फूड की बात कर रहा हूं मैं। कहने का तात्पर्य ये कि वो बच्चा जो भी खाना खा रहा है, दाल रोटी आटा चावल, ठीक है, और सब्जी, उसके अलावा उसकी डाइट के अंदर, उस बिटिया की डाइट के अंदर ऐसी डाइट का इंक्रीज करना बहुत आवश्यक है जिसे हम कह देते हैं प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स। अब ये जो कैलोरी इंटेक कम होने का क्या कारण हो सकता है महिलाओं में? एक तो इंटॉलरेंस, दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि शरीर में
एब्जॉर्ब करके डाइट को एसिमिलेट करने की क्षमता बच्चे में नहीं है। और ये कैसे हुआ? हार्मोन के डिसफंक्शन की वजह से हुआ। लड़कियों का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल आज की डेट में महिलाओं को ट्रेनिंग कोचिंग देना और उनको कंसिस्टेंटली ग्राउंड पे मेंटेन करके रखना होता है। हेमोग्लोबिन लेवल बॉडी में है नहीं तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन नहीं रही, तो क्या करेगा बच्चा? डाइट उसे डाइजेस्ट हो नहीं रही, कैलोरी इनटेक उसका बढ़ नहीं रहा और कैलोरी की डेफिशिएंसी होती चली जा रही है, यानी वो बर्नआउट की तरफ जाता जा रहा है। डेली अगर वो 8 किलो कैलोरी कम कंज्यूम कर रहा है, ट्रेनिंग का लोड जिस दिन बढ़ गया उस दिन बच्चा कोलैप्स कर जाएगा। अभी तो चलो ट्रेनिंग में, कंपटीशन में उसने ट्रेनिंग में 1 घंटा ट्रेनिंग करी है उसने और कंपटीशन में अंदर उसने ज्यादा जान मार दी, तो क्या हुआ? कैलोरी डेफिशिएंसी पहले ही चल रही थी, एनर्जी लेवल पहले ही डाउन था, तो क्या होगा? बच्चा वहां बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, रिकवर नहीं कर पाएगा और इंजरी हो जाएगी। तो हमने क्या किया? एक तरह से एक अच्छे खिलाड़ी को बर्बाद कर दिया। और अक्सर यही होता है क्योंकि हम इस डेफिशिएंसी को जज नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते। आप इसके अंदर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उस कंपेंडियम पे विजिट करके। अगर आपको अभी कोई प्रश्न पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बीच बीच में प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। जी, योर क्वेश्चंस आर इनवाइटेड सर। फिर मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। Any questions? Okay, no questions. गुड मॉर्निंग सर। नो सर। सर ये मैं डॉक्टर विशाल दिया कि 20% बॉडी फैट निकालने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते थे, हाँ तो नाम नहीं आता रहा। इस पे सर आप कुछ बता सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट बॉडी फैट? बिल्कुल, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारा वो तो डेक्सा ही है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो तो डेक्सा है। उसके अंदर हम क्या डेक्सा करते स्कैन हैं? है सर वो तो। हाँ, डेक्सा स्कैन वही गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारा। बाकी स्किन फोल्ड कैलिपर से भी हम निकाल लेते हैं बॉडी फैट परसेंटेज, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है, कमियां सभी में है। हाँ, डेक्सा का जो skin टेस्ट है वो fold 1350 रुपए का। हाँ, डेक्सा का जो टेस्ट है जिसके अंदर बोन डेंसिटी भी आ जाती है और पूरा बॉडी फैट परसेंटेज एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जाता है, वो 3500 का टेस्ट है। सीजीएचएस से जाओगे तो 1300 रुपए का। हाँ जी सर। तो ये जो एक्यूरेट बॉडी फैट परसेंटेज मेजरमेंट है ये तो होना ही चाहिए हमारे, और जो हम अक्सर नहीं करवाते। बच्चा करवाता भी है तो अंदाजे से, जैसे हम अक्सर बॉडी फैट परसेंटेज हाइट और वेट से निकाल लेते हैं, या ज्यादा से ज्यादा बीएमआई वेस्ट हिप रेशियो चेक कर लेते हैं और एक फार्मूला से डाल के ऑनलाइन उसके अंदर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। मेल का अलग है, फीमेल का अलग फार्मूला है वो। सर आजकल एक बॉडी फैट एनालाइजर भी यूज किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स में भी बहुत जगह देखा जाता है, तो वो एक्यूरेट है, उसकी वैल्यू नहीं सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जितने डिजिटल के मीटर ये अवेलेबल है ना जी मार्केट के अंदर, ये बॉडी फैट एनालाइजर हो गया, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर हो गया, तानिता वाले बनाते हैं, लेफाइट वाले बनाते हैं, इनको आप 2 बार के इनकी एक्यूरेसी चेक करनी है ना जी, तो आप इनको 2 बार करो कैलकुलेट, 3 बार, आप देखोगे तीनों बार आपका बॉडी फैट परसेंटेज डिफरेंट आता है। नहीं सर वो तो आता है, लेकिन अगर जब हम 3 बार भी करते हैं, जैसे मेरे पास खुद है, तो मैं उसका जब एवरेज निकालता हूँ तो एवरेज लगभग आसपास ही आता है। इसको आप ना कि एक ऐप से और वो करिए, एक ऐप आती है फिट स्प्लिट। ओके सर। आप इसका जैसे हम स्टडी करते हैं ना कि हम रीटेस्ट करते हैं रिसर्च में, इसी प्रकार से आप 3 ऐप्स का इस्तेमाल करिए। एक तो आप करिए बॉडी वेट और हाइट के हिसाब से, दूसरा एक फिट स्लिप ऐप है उसके अनुसार करिए, और तीसरा एक ऐप आती है आयु रिदम, उसके हिसाब से करिए। अब देखिए इन सारी ऐप्स में कमी क्या है? मुकेश जी पूछ रहे हैं क्या सवाल? जी सर जी। हाँ मुकेश जी, इन सभी ऐप्स में दिक्कत पता है क्या है? इनमें या तो जेंडर नहीं पूछा होगा, या किसी में हाइट नहीं पूछी होगी, किसी में वेट नहीं पूछा होगा। देखिए 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है यदि आप एक्यूरेट बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं। उस व्यक्ति की हाइट, वेट, वेस्ट हिप रेशियो, बीएमआई, एक्टिविटी लेवल और जेंडर। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो बॉडी फैट होता है ना, मेल और फीमेल में ना अलग अलग डिपोजिशन होती है, फैट डिपोजिशन अलग होती है। जैसे मेल की बॉडी पियर शेप्ड होती है, फीमेल की बॉडी जो है वो मेल की बॉडी एप्पल शेप्ड होती है, फीमेल की बॉडी पियर शेप्ड होती है। तो ये जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिर्फ ये सिर्फ डेक्सा की मशीन ही ऐसी है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जो हमारा, वो बता सकता है एक्यूरेटली पूरी बॉडी का। जब आप स्कैन कराते हैं उसके अंदर भी क्या होता है कि बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ बोन डिफॉर्मिटी है या कहाँ कहाँ फैट
की डिफॉर्मिटी होती है, डॉक्टर जो है लोकलाइज साइट लिख देता है। लोकलाइज साइट से भी बॉडी फैट नहीं पता लगता, क्योंकि जब एक स्पोर्ट्समैन ने फील्ड में परफॉर्म करना है तो उसकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी ना जी। एक जनरल हेल्दी नॉन स्पोर्ट्स पर्सन जो है उसके अंदर तो आप लोकलाइज्ड फैट जो है कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि भाई आपकी यहाँ पर ओबेसिटी ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ज्यादा है, यहाँ पर आपका डेपोजिशन ज्यादा है, यहाँ डिफॉर्मिटी ज्यादा है। लेकिन एक खिलाड़ी के लिए तो टोटल डेक्सा का ही जो है वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी, और ये एक्यूरेट वैल्यू आनी बहुत आवश्यक है, तभी हम आगे की कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर किसी मोटे व्यक्ति को स्पोर्ट्स में डाल रहे हो तो भाई उसका बॉडी वेट मत देखो, ये देखो उसकी बॉडी के अंदर फैट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है और बॉडी फैट परसेंटेज कितनी है, तभी तो हम उस पर आगे काम कर पाएंगे। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। राइट सर, राइट। ओके, लेट्स नाउ टॉक अबाउट मिथ्स। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि क्या रूल है और किस तरह से हम अपनी प्लानिंग के अंदर प्री रिक्विजिट्स का किस तरह से हम ध्यान रखेंगे। इज देयर एनी अदर डाउट अबाउट दिस? ओके, सो लेट्स गो अहेड। हमारे पास 15-20 मिनट और हैं जी। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट सम मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। ये मैं क्योंकि प्रोफेशनल से बात कर रहा हूं इसलिए मैं दोनों तरह की बात करूंगा। एक तरफ मैं बात कर रहा था कि किस तरह से हम अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं और किस तरह से वो प्लानिंग जो है हमारी एक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। अब क्योंकि परफॉर्मेंस का सवाल है तो हमने एनर्जी की बात की। एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सिंपल मेथड ये है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाके, कि कितनी कैलोरीज इन है और कितनी कैलोरीज आउट है। एक रफ आइडिया हमें मिल जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है कि भी हाँ इस बच्चे के अंदर एनर्जी डेफिशिएंसी है या हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो कैलकुलेट करने के लिए, विच इज फेयर इनफ। ऑल्दो इट हैज मेनी चैलेंजेस, मेनी क्वेश्चंस, रिसर्च बहुत ज्यादा इसको नहीं एक्सेप्ट करती है। जैसे एक मिथ ये है कि मैंने कितनी कैलोरी कंज्यूम करी और कितनी मेरी जो कैलोरी है वो मैंने खर्च कर दी। इन दोनों को जब हम डिफरेंस करते हैं तो हम उसे कह देते हैं कैलोरी, पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस या नेगेटिव कैलोरी बैलेंस। उदाहरण के लिए जब हम कम से कम 7.5 पाउंड का कैलोरी डेफिसिट डालते हैं तो हमारा वेट जो है 1 से 1.5 किलो कम होने लगता है। यानी कि अगर हम इसे कैलकुलेट करके देखें, एक व्यक्ति की अगर 2000 कैलोरी इनटेक है और वो 1500 कैलोरी कंज्यूम करता है और 500 का डेफिसिट कर दिया उसने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और वो व्यक्ति वजन कम करना चाहता है, तो उसने क्या किया, 500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट कर दिया, यानी 500 कैलोरी कम खाने लगा। तो बची कितनी, 1500। 2000 में से 500 निकाली, 1500। उसके बाद वो 500 खर्च करने लगा वर्कआउट के माध्यम से, तो बॉडी में कितनी बची, 1000 कैलोरी। अब ध्यान रखिएगा, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट द कैलोरी डेफिसिट ओनली, which is not associated with hormonal imbalances, which is not associated with endometriosis, जिसके अंदर किसी भी तरह के बायोइडेंटिकल हार्मोन्स का कोई जिक्र नहीं है, और हम ये नहीं कंसीडर कर रहे कि हाइपोथायराइड है कि नहीं है उसे, और हम सीधे सीधे क्या करते हैं, उसे एक पर्टिकुलर डाइट पे डाल देते हैं, सीधे सीधे कैलोरी इन कैलोरी आउट पे डाल देते हैं। चाहे वेट लूज करना है तो डेफिसिट हो गया। डेफिसिट कैसे हुआ, कम खा के और अधिक व्यायाम करके। अगर हम ये कहते हैं कि अभी आपने वेट गेन करना है तो हम क्या करते हैं, 2000 की रिक्वायरमेंट है बॉडी की टू मेंटेन रेगुलर बैलेंस, हम 500 कैलोरी बढ़ा देते हैं और कैलोरी जो वर्कआउट है उसकी इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं, स्लो कम कर देते हैं। तो वहां क्या हुआ, 2000 की बजाय बॉडी के अंदर कंज्यूम करने के लिए हमारे पास अब 2500 कैलोरी 2800 कैलोरी अवेलेबल होती है। तो ऑब्वियसली उस व्यक्ति का बॉडी फैट इंक्रीज होगा, क्योंकि वर्कआउट तो कम कर दिया आपने। वर्कआउट का काम क्या है, फैट को मेटाबोलाइज करना और मसल मास को बढ़ाना। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी हम किसी जिम में जाते हैं या किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं तो हमारे पास है ना इन कैलोरीज की जानकारी होनी चाहिए, और हम उससे पूछें कि भाई आपने तो मुझे कैलोरी का चार्ट बना के दे दिया, डाइट चार्ट, ये तो बताओ आपने मेरे हार्मोन का लेवल तो चेक किया नहीं कि मेरे बॉडी में कहीं ऐसा तो नहीं कि हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड है, ऐसा तो नहीं कि बच्चे के जो है बायोइडेंटिकल हार्मोन्स है बॉडी के अंदर। बायोइडेंटिकल हार्मोन्स वो होते हैं जब शरीर के अंदर कुछ पर्टिकुलर हार्मोन बनने बंद हो जाते हैं
तो हमारे जो सर्जन्स होते हैं, जो बायोमेडिकल साइंस है, वो लैब में कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स को इकट्ठा करके उनके मॉलिक्यूल से वो हार्मोन डेवलप कर देती है। जैसे मान लीजिए शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई किसी बीमारी की वजह से, या बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से, या कोई ऐसी डिजीज हो गई शरीर के अंदर, मान लीजिए गट बैक्टीरिया जो है, गट में इंफेक्शन हो गई, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर हार्मोन्स हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होने बंद हो जाते हैं। उसको हार्मोन्स का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो ब्रेक डाउन करते हैं बाकी के केमिकल्स का, न्यूट्रिशंस का, बाकी के बहुत सारे विटामिन मिनरल का बैलेंस बना के रखते हैं। तो होता क्या है कि आर्टिफिशियल जो हार्मोन है, जो बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स है, विच आर सिमिलर टू इन प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके मॉलिक्यूलर बैलेंस, मॉलिक्यूलर क्वालिटीज सेम होती हैं जो नॉर्मल हार्मोन्स की होती हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन की, उनको हम इंजेक्ट कर देते हैं। उसको इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, बॉडी उनको एक्सेप्ट करे ना करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे लिवर होता है, ट्रांसप्लांट कहना आसान है, लेकिन हर एक को लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते ना आप, मैच भी तो करना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट हर एक का नहीं हो सकता। सेम इसी तरह से बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स हर एक को सूट नहीं करते, लेकिन अगर किसी खिलाड़ी को बायो आइडेंटिकल हार्मोन सूट कर गया और उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन आ रही है, तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोन बैलेंस आपने खत्म कर दिया। तो केवल और केवल इस कंसेप्ट पर रिलाय कभी भी किसी कोच या ट्रेनर को नहीं करना चाहिए कि खिलाड़ी ने क्या खाया और क्या वर्कआउट कर दिया। ये सीधा सीधा मेथड अप्लाई नहीं होता जब तक कि हम बाकी के बायोमेडिकल पैरामीटर्स को साथ लेकर नहीं चलते। इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे अगली स्लाइड्स के अंदर। यहां आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जब भी शरीर के अंदर जो एनर्जी अवेलेबल है, एटीपी के रूप में एनर्जी अवेलेबल है, हम सभी जानते हैं, और एटीपी का जब ब्रेकडाउन होता है इनटू एडीपी एंड पीआई, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है और वो किसी न किसी फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। इमरजेंसी वर्क के लिए भी और ड्यूरिंग वर्कआउट भी वो रिलीज होने लगती है। ये जो फ्यूल है, ये कार्बोहाइड्रेट के बर्न होने से भी एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, प्रोटीन से भी एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, और फैट से भी एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। तीनों सोर्स है। बाकी जो हमारे बॉडी के मेटाबोलाइट्स हैं, खासकर विटामिन्स और मिनरल्स हैं, इनका काम क्या होता है, हार्मोन को रेगुलेट करना। कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। बेसिकली सीधा सीधा एनर्जी मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित आयरन ऑक्सीहीमोग्लोबिन से है। तो जो मेटाबॉलिकल एडाप्टेशंस होती हैं शरीर के अंदर, जो एनर्जी एक्सपेंडिचर से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियल डेफिशिएंसी, मान लीजिए शरीर के अंदर बीमारी हो गई, खासकर गट में इंफेक्शन, खिलाड़ी का क्या होता है, सबसे ज्यादा उसको प्रॉब्लम होती है खाने की और पानी की। जब खिलाड़ी ट्रेवल करता है ट्रेन में, ट्रेन का पानी पी लेता है। अब वो साउथ इंडिया में जाएगा तो उसे साउथ इंडियन फूड ही मिलेगा, वहां इडली डोसा सांभर यही मिलेगा, जबकि उसकी यहाँ डाइट कुछ और है नॉर्थ इंडिया के अंदर। खासकर अगर वो डाइट ऐसी जगह चला गया जहां पर उसको मछली ही मिल रही है, या उसको नॉन वेजिटेरियन ही किसी न किसी रूप में मिल रहा है, मशरूम मिल रहे हैं, उसको योगर्ट ज्यादा मिल रहा है, उसको जो है मिल्क ज्यादा मिल रहा है, जबकि उसको लैक्टेट इंटॉलरेंस है। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि बॉडी में हार्मोन ही नहीं है उसे डाइजेस्ट करने वाला। तो होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी हमारी रिड्यूस हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति तो उतनी है, उनकी संख्या तो उतनी है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले रिएक्शंस रिड्यूस हो जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमारा डीएनए पाया जाता है। बॉडी के अंदर डीएनए के अंदर पाए जाते हैं हमारे टेलोमियर्स। तो होता क्या है, एक खिलाड़ी में बर्नआउट कैसे आता है, उसकी जो बॉडी के डीएनए है, उनके टेलोमियर्स ज्यादा स्पीड से घिसने लग जाते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि कंप्लीटली टेलोमियर गायब हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से। जब वो गायब हो गए तो होता क्या है, एक जो थकान ज्यादा होने लग जाती है, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, फटीग जो है वो ज्यादा देर तक लिंगर ऑन करने लग जाता है, स्ट्रेस होने लग जाता है। इसे हम कह देते हैं बॉडी के जो मार्कर्स हैं वो हमारे इम्बैलेंस हो गए, यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ गई। तो हम क्या करते हैं, उसको डाइटरी इंटेक देते हैं, वहां स्पेशल डाइट पे रखते हैं। आपने देखा होगा हर एक खिलाड़ी अपने साथ कोई ना कोई पाउडर कैरी करता है, हालांकि वो बैंड कैटेगरी में भी आ सकते हैं, लेकिन वो उसे इसलिए कैरी करना पड़ता है ताकि बॉडी के अंदर जितने भी अडेप्टेशंस हैं, मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस, वो उसके सही रहे। उसके पैरामीटर, अगर बेसिक पैरामीटर बिगड़ गए तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन आ जाएगी वहां पे। आज की डेट में हम इस बात को जानते हैं, लेकिन हम करते नहीं, ना कोचेस इस बात का ध्यान रखते हैं। तो जो सर्कुलेटिंग हार्मोन कंसेंट्रेशंस है,
जो कि हमारे वेट लॉस को रिड्यूस करने में, कम करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि या तो बॉडी वेट मेंटेन रहे या बॉडी वेट कम रहे। अक्सर खिलाड़ी की यही समस्या रहती है, गेन कोई नहीं करना चाहता। बॉडी वेट फैट फ्री मास के रूप में सारे खिलाड़ी में गेन करना चाहते हैं, मसल मास के रूप में, लेकिन बॉडी फैट गेन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। लेकिन जो सर्कुलेटिंग हार्मोन कंसंट्रेशंस है हमारी बॉडी के अंदर, जब हमारी शरीर के अंदर किसी तरह की एनर्जी एक्सपेंडिचर में कमी होगी, माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी खराब होगी, तो हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या होती है, वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है जैसे ही वो डिस्टर्ब होती है तो पूरी बॉडी जो है इम्बैलेंस में चली जाती है। वो कैसे होता है, गट में इन्फेक्शन होने की वजह से। मेन रीजन होता है गट में इन्फेक्शन हो जाना, खराब पानी पी लेने की वजह से, और खिलाड़ी पे उसका असर और ज्यादा होता है। कारण ये है, खिलाड़ी की एक्सरसाइज के बाद एक विंडो पीरियड आता है जिसके अंदर उसकी बॉडी एक्सपोज्ड होती है, सारे सेल उसके ब्रेक हो रखे होते हैं। उस समय पर वो क्या खाता है, क्या सोचता है, क्या पहनता है, क्या पीता है, इवन के हर चीज का उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, वो रिलैक्स्ड है कि नहीं, ये इमीडिएटली उसके बॉडी के सेल्स पे इंपैक्ट डालता है। इस विंडो पीरियड के अंदर आपने जो भी खा लिया, पचा लिया, जो भी आपके शरीर ने एक्ट किया, वो आपकी परफॉर्मेंस को फर्दर बढ़ाएगा। इसलिए वजन कम करने को लेकर हार्मोन की कंसंट्रेशन अगर इम्बैलेंस है तो वो कभी भी बॉडी वेट को ना तो मेंटेन कर पाएगा और ना फैट को लूज कर पाएगा। यही कारण है, आपने देखा होगा अक्सर स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद खिलाड़ी मोटा हो जाता है, बहुत जल्दी वेट गेन कर जाता है। इस कंडीशन को, ये कंडीशन ना आए कि एक बच्चा बॉडी वेट गेन ना कर पाए वर्कआउट के बाद, हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, धीरे धीरे उसको सेंसिटाइज करते हैं। और उसका मुख्य कारण क्या होता है, हार्मोन जो होते हैं हमारे, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देते हैं। यानी कि इंसुलिन एक्ट ही नहीं करती बॉडी के अंदर, और इंसुलिन का जो लेवल है वो बहुत हाई रहता है हमेशा, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर होने के चांस रहते हैं, पेट गट इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। और जब इंसुलिन बार बार बढ़ेगा बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो वेट गेन होना ही होना। इसलिए हार्मोन की कंसंट्रेशन के इम्बैलेंस के चलते यदि बेसलाइन बॉडी मास हमारा रिस्टोर नहीं हो पा रहा है, तो उसका मुख्य कारण है किसी तरह की माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी में कमी आना और एनर्जी एक्सपेंडिचर में कमी आना। तो इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि द एथलीट्स मस्ट एम टू मिनिमाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज एडेप्टेशंस। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा शरीर एक पर्टिकुलर मैल एब्जॉर्प्शन को, डेफिशिएंसी को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको बदल नहीं पाता। उसको लगता है ये तो नॉर्मल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा बॉडी हमारी एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी को अडेप्ट करेगी, उतना लॉन्ग टर्म में नुकसान है। उस समय तो एथलीट को, खिलाड़ी को महसूस होता नहीं, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम वर्कआउट को मॉडरेट इंटेंसिटी पे मेंटेन रखें, ताकि हमारा जो लीन बॉडी मास है, एनर्जी लेवल कम है, ध्यान रखिएगा, एनर्जी लेवल कम है तो एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। जब हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि मैं एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि शरीर में एनर्जी नहीं है, भाई जब शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो ब्रेन को मैसेज जाएगा ना, मसल मैसेज भेजेंगे कि भाई वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा। तो होता क्या है, खिलाड़ी वर्कआउट छोड़ देता है। अब क्या करना है हमें, जब वो खिलाड़ी में एनर्जी है नहीं, मैसेज ब्रेन को चला गया, वर्कआउट हो नहीं रहा, तो हमें कोई ना कोई ऐसा मेथड अडॉप्ट करना ही पड़ेगा जिससे कि उसका लीन बॉडी मास इंक्रीज हो। एक मेथड तो ये है कि हम उसे दवाइयां खिला दें, एंटीबायोटिक्स खिला दें, हम उसको सप्लीमेंट खिला दें, बैंड ड्रग्स खिला दें। कोई ऐसा भी मेथड हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कि जिससे उस बच्चे का लीन बॉडी मास बना रहे। वो तब बनेगा जब वो वर्कआउट करेगा, कम से कम इतना वर्कआउट करेगा जितनी उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल है। यही चैलेंज है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चा एकदम से गिव अप ना करे, एकदम से एक्सरसाइज छोड़े नहीं, अदरवाइज वो लीन बॉडी मास को मेंटेन नहीं कर पाएगा और कंप्लीट फैट की तरफ वो बढ़ता चला जाएगा। तो फ्यूल, जो एडिक्वेट फ्यूल है हमारा बॉडी के अंदर, वो प्रोड्यूस होता रहे और मेटाबॉलिज्म हमारा मेंटेन रहे,
प्रॉपरली रिकवर करके एडिक्वेट स्लीप के साथ वेट रिडक्शन की तरफ जा सकते हैं। वेट बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण खिलाड़ी के अंदर ये भी होता है कि वो सो नहीं पाता कंपटीशन के तनाव में। ये भी एक बहुत एडिशनल, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब भी हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं और उसके अंदर हमारी एनर्जी लेवल का डाउन होना एक मेजर फैक्टर बन जाता है, तो समझ लीजिए कि अब न्यूट्रिशन पे काम करने की जरूरत है। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? रिकमेंडेड अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जब भी आपने फैट फ्री मास को बढ़ाना है और फैट की परसेंटेज को कम करना है, तो स्टेप वाइज तरीके से चलिए, धीरे धीरे करके चलिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कभी कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करी नहीं और आपने उसको 1 महीना पहले कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करा दी। और कार्बोहाइड्रेट लोडिंग भी आपने कैसे कराई कि आपने प्योर जो है हाई जीआई फूड उसको कंज्यूम कराने शुरू कर दी, शुगर कंज्यूम करानी शुरू कर दी। एक फील गुड तो उसको महसूस होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एकदम से जब स्पाइक आता है ब्लड शुगर के अंदर और वो स्पाइक जब खत्म होता है तो वो खिलाड़ी धराशायी होकर गिर जाता है। सो लेट अस बी वेरी केयरफुल। नंबर 2, इट शुड बी प्रोग्रेसिव, इंक्रीमेंट फैशन में धीरे धीरे उसकी बॉडी को यूज टू करिए पर्टिकुलर हार्मोन्स के प्रति, पर्टिकुलर प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स जो आप उनको दे रहे हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। और हमेशा छोटी छोटी एनर्जी डेफिशिएंसीज जितनी भी हैं, एनर्जी डेफिशिएंस है, उनको अपने देसी खाने से दूर पूरा करिए। जैसे हम कहते हैं ना 3 सफेद चीजें निकाल दो, खिलाड़ी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि खिलाड़ी के लिए उपवास करना भी बड़ा जरूरी है, 1 हफ्ते में कम से कम 1 बार। सो व्हाट इज मोर, बहुत सी ऐसी न्यूट्रिशन है, ऐसी डाइट रेजिमेन है खिलाड़ी के लिए, ध्यान रखिएगा। एक पर्टिकुलर खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के साथ क्लोजली काम कर रहा है, उसको एक डाइट रेजिमेन फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो जो डाइट रेजिमेन जिस समय पे उसने परफॉर्मेंस से पहले फॉलो किया, जैसे कार्बोहाइड्रेट लोडिंग हो गई या प्रोटीन का इंटेक उसने बढ़ा दिया या उसने फैट बिल्कुल ही डाइट से समाप्त कर दिया, मान लो, इसका मतलब वो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे तो आ ही गया, साथ ही डाइट न्यूट्रिशन रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर भी वो आ गया। तो आपको क्या लगता है कि वो खिलाड़ी जब परफॉर्मेंस से पहले डाइट का इतना जबरदस्त रेजिमेन फॉलो कर रहा है, तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं आएगी? कहने का तात्पर्य ये है कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग को एक रात में नहीं कराया जा सकता। धीरे धीरे बॉडी को आप अडेप्ट करिए कि उसको सूट भी करती है कि नहीं करती है। अब कार्बोहाइड्रेट जो लोडिंग होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, एक में 1 महीने की साइकिल होती है, एक में 1 हफ्ते की साइकिल होती है। अगर हमें ये जानकारी ही नहीं कि उस खिलाड़ी की बॉडी पहले से 1 हफ्ते की कार्बोहाइड्रेट लोडिंग को बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, हम उसे 1 हफ्ते की लोडिंग करा देते हैं और वो कोलैप्स हो जाता है परफॉर्मेंस के अंदर। इसलिए कोचेस का और स्पोर्ट्स ट्रेनर्स का न्यूट्रिशनिस्ट के साथ काम करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बच्चे का लाइफस्टाइल क्या है, इस बच्चे की गट के अंदर कितनी तरह की इंफेक्शंस हैं, कौन सा बैक्टीरिया इसकी बॉडी के अंदर ज्यादा काम कर रहा है, कौन सा जो टाइप ऑफ मसल फाइबर इस बच्चे के अंदर ज्यादा है। केवल न्यूट्रिशनिस्ट अगर उसे स्पोर्ट्स की जानकारी नहीं है तो वो बच्चे की नुकसान ज्यादा कर देगा। दिस इज द रीजन। 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जो बच्चा वहां कंज्यूम कर रहा है, अगर वो वहां चाय कॉफी भी कंज्यूम कर रहा है, गन्ने का जूस भी कंज्यूम कर रहा है, अगर वो नारियल पानी पी रहा है, साउथ में गया है कहीं बच्चा, तो उसके अंदर अगर किसी उसका तो हमें मालूम है कि कितना कंटेंट है, नारियल पानी तो प्योर है, न्यूट्रिशंस है। अगर वो किसी तरह का पैकेज फूड कंज्यूम कर रहा है तो वो न्यूट्रिशन लेवल को जरूर पढ़े कि उसके अंदर अगर लिखा गया है कि इतना फैट है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना शुगर है, एडेड फ्लेवर्स उसमें कितने हैं, उसके न्यूट्रिशन लेवल को कोई नहीं खिलाड़ी पढ़ता, हमारा बच्चे पढ़ते ही नहीं, बस उन्हें कुछ मिल जाए और उठा के गड़प 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 कंज्यूम कर जाते हैं। ये सोचते ही नहीं कि भाई परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है उसका। नंबर 2, न्यूट्रिशन मील्स की प्रिपरेशन की जिम्मेवारी हम नहीं लेते। घर में माता जी तो कर दी हैं, अब आज की डेट में एक नई रिसर्च आने लगी है, मिलेट्स पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे खाने में किसी समय पर जौ, ज्वार, बाजरा, इवन चावल भी मिलेट्स में आता है, इनकी कंजम्पशन हुआ करती थी। ये जो आटा है गेहूं का, ये तो कभी हुआ ही नहीं करता था। सारी तरह की बीमारियों की जड़ ही सफेद नमक, सफेद आटा और सफेद चीनी है। सिमिलरली ये खिलाड़ी पे भी एप्लीकेबल है कि वो अपने न्यूट्रिशन मील्स को खुद तैयार करें।
या कम से कम ये देखिए, आप जहां भी खिलाड़ी ट्रेवल करता है, अच्छा खिलाड़ी ट्रेवल करता है, लोअर लेवल का खिलाड़ी नहीं कर पाता अपना न्यूट्रिशन मेंटेन। अगर वो घर में प्रिपेयर कर रहा है, अपने साथ प्रिपेयर्ड फूड ले जा रहा है, जैसे स्प्राउट्स ले जा रहा है, और वो वहां भी स्प्राउट्स प्रिपेयर कर रहा है, तभी वो अपना न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन कर पाएगा, एनर्जी लेवल मेंटेन कर पाएगा। वरना अगर 6-7 दिन कंपटीशन है, 2 दिन भी उसको स्टमक इन्फेक्शन हो गई, एनर्जी लेवल एकदम डाउन आ जाएगा। और तीसरा जो फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे योग में भी कहा जाता है कि कोई भी कार्य करो तो पूरे माइंडफुलनेस के साथ करो। कहने का तात्पर्य ये, खाना खाने से पहले सबसे पहले हमें किसे धन्यवाद करना चाहिए? उस किसान को जिसने अनाज उत्पन्न किया, उस माता को जिसने वो अनाज बनाया, और इस ईश्वर को जिसने हमारे ये प्रकृति फूड दिया। इनको धन्यवाद करके और पूरी कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से चबा चबा के, और जितनी भूख हो 1/4 छोड़ के बाकी खाना खाइए। अक्सर खिलाड़ी जल्दबाजी में घबड़ 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 खाया, पाउडर जो है वो मुंह में डाला और फटाफट ट्रेनिंग के ऊपर चले गए। ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है खिलाड़ी के लिए। अब जब भूख की बात आई है, ठीक है, तो मैं 3 तरह की भूख बताता हूं आपको। सबसे पहली होती है पेट की भूख। हेलो, आर यू विद मी? आप सुन रहे हैं ना? यस सर। यस सर। जी, जब आपको लगे कि भाई आप बोर हो रहे हो तो मुझे बता देना, मैं समाप्त कर दूंगा ऐसे उसी समय, क्योंकि मेरा समय ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है जी। स्टमक हंगर सबसे पहली होती है पेट की भूख, जिसे हम कहते हैं फिजिकल और मेडिकल नेसेसिटी टू ईट। तो ये क्या हुआ, एक बात यहां से क्लियर हो गई कि यहां मैं बात कर रहा हूं हंगर की, एपेटाइट की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। हंगर जो है वो जिस समय हमें भूख लगती है वो फिजिकल नीड है, जबकि जो एपेटाइट होती है वो साइकोलॉजिकल नीड होता है। वो बताता हूं कैसे। दूसरी होती है मुंह की भूख, क्रेविंग। वो कहते हैं ना कि भाई पेट तो भर गया पर नीयत नहीं भरी। इसका मतलब कि पेट तो फुल हो गया, स्टमक की हंगर तो पूरी हो गई, लेकिन जो मुंह में टेस्ट है उस पर्टिकुलर चीज का, वो जो इंद्रियां हमारी वो अभी भी कह रही है भाई और दे और दे और दे। तीसरी जो हंगर तंग करती है, खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं मैं आपको, ये अक्सर खिलाड़ियों में जो ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं वो 3 प्रकार की हंगर की वजह से होते हैं। है बड़ी छोटी सी बात, लेकिन इसको बताना बड़ा जरूरी था मुझे ऐसा लगा। तीसरी होती है हार्ट की हंगर। कहने का तात्पर्य क्या, एक तो खिलाड़ी जीत गया तो खुशी में इतनी पार्टी करेगा कि पता नहीं क्या क्या खा जाएगा। दूसरा खिलाड़ी जो है, क्योंकि हार गया एक पॉइंट से, वो दुख के मारे इतना ज्यादा इमोशनल हो जाएगा कि वो ज्यादा खा के कंपनसेट करने की कोशिश करेगा भी चलो मैं किसी तरह से फील गुड करूं, या किसी तरह के और जो है इनटेक करना शुरू कर देगा। तो उसे हम कहते हैं इमोशनल हंगर, हार्ट से आने वाली लर्नेड बिहेवियर। जैसे खिलाड़ियों को आदत ही होती है शुरू से कि ज्यादा भी खाना है, ओवर ईटिंग भी करनी है, और जो है जल्दी जल्दी भी खाना है। 20 बीमारियों का सबसे बड़ी ज्यादा जो गट में इन्फेक्शन होते हैं खिलाड़ियों के, वो इस वजह से होती है। हम और दुनिया भर के इलाज कराते रह जाते हैं, डाइट प्लान करते रह जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि उस बच्चे के अंदर इस तरह के डिसऑर्डर भी हैं। ये बेसिक चीजें। लेप्टिन और ग्रेलिन थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि लेप्टिन जो होती है हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो एक तरह का एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, लेप्टिन, जो हमारे फैट सेल में पाया जाता है। और जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है और हमें मैसेज चला जाता है ब्रेन को कि भाई अब हमारी भूख समाप्त हो चुकी है। उसका उल्टा ग्रेलिन जो होता है, जब हमारा पेट खाली होता है उस समय पर ग्रेलिन रिलीज होता है। तो यहां से एक चीज बड़ा क्लियर आ गई कि जो खिलाड़ी या जो बच्चा आपके पास ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, अगर उसके शरीर में फैट सेल ज्यादा है तो उसमें लेप्टिन ज्यादा मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये कि टेक्निकली लेप्टिन को क्या करना चाहिए, भूख को कम करना चाहिए। लेकिन अक्सर समस्या ये हो जाती है कि हमारा शरीर लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि शरीर में खाना तो है लेकिन लेप्टिन रेजिस्टेंस है। इस वजह से ब्रेन को यह मैसेज नहीं जाता कि बस कर, भूख लगती रहती है लगती रहती है लगती रहती है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो लाइनिंग है स्टमक की वो खाना मांगती चली जाती है और हम खाना देते चले जाते हैं, और हम खाते 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 ओबीस, ओवरवेट और बीमारी का घर हमारी शरीर बन जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है
कि यदि हम अपने बॉडी को के अंदर फैट का डिपोजिशन कम करना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक हमारी शरीर के अंदर लेप्टिन होनी चाहिए। और लेप्टिन की इंटॉलरेंस कब होती है? जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर जरूरत से ज्यादा एडिपोज टिश्यू डिपॉजिट होने लग जाता है। ये एक तरह की बीमारी है। तो हम क्या करते हैं, एक विशेष साइकिल के अंदर फंसते चले जाते हैं। जितना ज्यादा फैट सेल्स होता है उतना ज्यादा लेप्टिन होता है। टू मच फैट जब बॉडी के अंदर जमा हो जाता है तो डिसरप्शन हो जाती है, तो प्रॉपर लेप्टिन की जो सिग्नलिंग है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, जैसे मैंने पहले बताया। तो जब आप मोटे होने लग जाते हैं, क्योंकि मैसेज नहीं जा रहा है, जब आप ज्यादा फैट होने चले जाते हैं तो ज्यादा भूख लगने लग जाती है। जब आप और मोटे हैं और भूख भी ज्यादा लग रही है, क्योंकि लेप्टिन ने जो है क्या कर दिया, इंटॉलरेंस क्रिएट कर दिया, तो और खाओगे और फैट गेन करोगे और व्यक्ति धीरे 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 फैटी डाइट की तरफ बढ़ता चला जाता। दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टा फंक्शन जो है वो हमारा ग्रेलिन का है। ग्रेलिन का काम क्या होता है? इस हार्मोन का फंक्शन होता है शरीर को ये बताना कि भाई अब खाना खाने का समय हो गया, खाना खा लो। तो जो दोनों हार्मोन है हमारे, ये लेप्टिन और ग्रेलिन, ये क्या करते हैं? हमारी एपिटाइट और हंगर को रेगुलेट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको, हंगर और एपिटाइट में भी डिफरेंस है। इन दोनों का पर्पस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डाइट को आपने कंज्यूम किया जो कि कैलोरी डेंस है, ठीक है, कैलोरी कंटेंट हाई है लेकिन डेंसिटी बहुत कम है उसके अंदर। कहने का तात्पर्य कि एनर्जी लेवल, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन उसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तोलोगे तो वजन बहुत कम है उसका। जैसे कि हमारे नट्स, स्प्राउट, इसके अंदर क्या है? हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने की ताकत ज्यादा है, लेकिन वजन करोगे, तोलोगे तो ये मांस के मुकाबले में बहुत कम मिलेगा इसका, बाकी की डाइट के मुकाबले में, फैट के मुकाबले में। तो कैलोरी डेंस डाइट है, कैलोरी रिच डाइट नहीं। तो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टैटिक बैलेंस है, हमारी एपेटाइट और हंगर के बीच का जो बैलेंस है, वो ये दोनों लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन मिलजुल कर बैलेंस बना के रखते हैं कि फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह का बॉडी के अंदर मेंटेन रहे, बैलेंस मेंटेन रहे। तो बॉटम लाइन क्या है? यदि हम फिश ऑयल कंज्यूम करते हैं तो ये बेस्ट तरह का, जैसे आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश ऑयल कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि बॉडी के अंदर फैट की आवश्यकता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारा एवोकेडो के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है। एवोकेडो एक तरह का वेजिटेबल है, इंडिया में बहुत कम मिलती है। समस्या यह है कि मिलती है तो बड़ी महंगी है। तो जितना ज्यादा हम, चाहे हम वेजिटेरियन सोर्स लें चाहे नॉन वेजिटेरियन सोर्स लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी हंगर हमारी कम होगी। हंगर कम करने का तात्पर्य मैं क्या बोल रहा हूं? हंगर कम करने का मतलब हो गया जो बिंज ईटिंग है हमारी, जो एक्सेसिव ईटिंग की जो कैपेसिटी है हमारी, वो हमारी रिड्यूस होगी। यानी कि जब बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है जितनी उतनी कैलोरी डेंस डाइट हम लेंगे, हम फुल अनुभव करेंगे और वो ब्रेक डाउन होकर हमारे प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन्स को में कन्वर्ट हो रही है, तो वो डाइट हमारी बेस्ट डाइट है। ज्यादा खाने से अच्छा है कि ज्यादा अच्छा खाएं, इन द नटशेल। नंबर 2, एडिक्वेट स्लीप। मैं आपको बता चुका हूं, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 4 से 6 घंटे की स्लीप इनफ है, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए 8 से 10 घंटे नींद बहुत जरूरी है। अगर वो उसको नींद 10 घंटे से ज्यादा भी आ रही है तो इसमें कोई बीमारी नहीं है। कई बार लोग घबरा जाते हैं कि भाई ये तो खेल खा के सो जाता है। अरे भाई, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब नींद आएगी तभी आपके शरीर में ज्यादा ग्रेलिन बढ़ेगा और लेप्टिन कम होगा। लेप्टिन कम होगा का मतलब भूख कम लगेगी, हंगर कम होगी, ग्रेलिन ज्यादा बढ़ेगा यानी कि उसकी डिजायर बढ़ेगी, तो वो न्यूट्रिशियस फूड खाएगा। तो जब भी हम किसी तरह की स्टडीज करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि ये रिसर्चेस जो है ना वो चूहों पे, बंदरों पे होती हैं, मेंढक पे होती है। जैसे कि एक रिसर्च हुई 1994 के अंदर, उन्होंने क्या किया भाई, लेप्टिन चूहे को दी और चूहे का वजन कम हो गया। तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, फार्मेसी कंपनियों को यह जानकारी दे दी और फार्मेसी वालों ने बना बना लेप्टिन के कैप्सूल मार्केट भर दी। लेप्टिन के कैप्सूल बना बना के दुनिया ने ओवर द काउंटर खरीद लिए।
और बाद में रिसर्च में ये पता लगा भाई ये चूहों पे तो कामयाब थी, लेकिन ह्यूमन बीइंग का जो हार्मोनल सिस्टम है वो अलग है। वहां लोग होने लगे बीमार, इंटॉलरेंस, इंसुलिन लेवल बढ़ने लगा, उनका इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगी। तो ब्लाइंडली मार्केट से किसी चीज को खरीद के खाना और उससे वजन कम कर देना और फिर पॉजिटिव हो जाना डोपिंग में, ये भी तो एक बीमारी है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और सारी तरह की रिसर्च इस समय पर कोई भी कॉन्क्लूसिव नहीं है कि किस तरह से बॉडी वेट को कम करके फैट फ्री मास को बढ़ाया जाए। बॉडी वेट को कम करना मतलब मेरा कहने का फैट को कम करके फैट फ्री मास को बढ़ाया जाए। लेकिन कोई भी रिसर्च ये नहीं पता पाई कि भाई एक्सरसाइज करने से कोई साइड इफेक्ट होता है। हाँ, डाइटरी इंटेक से साइड इफेक्ट जरूर होगा, लेकिन अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपकी डाइट सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली प्रोवाइडेड है और आपको वो आपकी प्रकृति को वो सूट करती है, यानी वात पित्त कफ के अनुसार आपकी डाइट है, तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो आपकी बॉडी डिस्कार्ड कर देगी इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। तो सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में क्या डेवलप करना है? बिहेवियर चेंज, हैबिट ही नहीं जाती। कमिटमेंट टू गुड न्यूट्रिशन और रेगुलर एक्सरसाइज, तीन चीजें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर ग्रेलिन और लेप्टिन का बैलेंस बना के रखती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब भी हम फैट लॉस की बात करते हैं, हो सकता है हमें भूख ज्यादा लग रही हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। खिलाड़ी एक्सपेंडिचर करेगा, वर्कआउट करेगा तो उसे भूख ज्यादा लगेगी, लेकिन एपेटाइट का भी तो ध्यान रखना है ना। हंग्री फील करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन हंग्री फील करने के बाद आप एपेटाइट को सेटिस्फाई कैसे कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो भूखा, बार बार भूख लगना, कई बार हम मजाक कर देते थे, अपने साथ एक हमारे होता था इंटरनेशनल खिलाड़ी, उसको रात को 12 बजे भूख लग जाती थी और वो थर्ड गेट पे बंद खाने चले जाते थे। भाई उसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, लेकिन वो बंद खा रहा है, अब इसका क्या करें? तो बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस है, कोरोना टाइम में आपने देखा होगा, जिसको कि लोगों ने एज एंटी डिप्रेसेंट लेना शुरू कर दिया, मल्टीविटामिन के रूप में लेना शुरू कर दिया, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिहैबिलिटेशन इनटेक करना शुरू कर दिया, अपना ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स लेना शुरू कर दिया बाद में। और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हमारा जीन्स। जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनके अंदर एस नाम का एक जीन पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका एनर्जी लेवल हमेशा बेटर रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाकी चीजों को इग्नोर करेंगे। सो दिस इज इट। मटेरियल थोड़ा ज्यादा था, बट फिर भी मैं सोच रहा हूं कि इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बता के बात समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की बात नहीं हुई। हमारे जो बॉडी के अंदर स्पेशल फॉर्म ऑफ डाइटरी फाइबर होता है, उसको हम कह देते हैं प्रीबायोटिक्स। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दो चीजें अक्सर आपने सुनी होंगी जो खिलाड़ी कंज्यूम करते हैं और उनको रिकमेंड भी की जाती है, ठीक है। इनमें जो हमारा प्रीबायोटिक है उसका उदाहरण यदि लें, वो एक खाद और पानी की तरह है। प्रोबायोटिक को यदि मैं बीज कहूं, किसान डालता ना खेत में बीज, ये जो प्रोबायोटिक्स है हमारा, ये एक ऐसा लाइव बैक्टीरिया होता है जो कि योगर्ट में मिलता है, और जितना भी फर्मेंटेड खाना होता है हमारा उसके अंदर ये हमें मिलता है। लगभग 100 तरह के प्रोबायोटिक जो है उनके स्पीसीज अवेलेबल होते हैं। कौन सा स्पीसीज किस व्यक्ति को कब सूट करेगा, इसको बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो हमारा प्रोबायोटिक्स है, जिसको हम सीड कह देते हैं, और जो प्रीबायोटिक्स है हमारे, जो एक ऑटोमेटिकली स्पेशल फॉर्म ऑफ डाइटरी फाइबर है, जो कि एक फर्टिलाइजर, एक पानी के रूप में काम करता है, और ये गुड बैक्टीरिया जो होता है हमारे शरीर के अंदर उसको प्रमोट करता है प्रीबायोटिक। जैसे प्रीबायोटिक के पाउडर अक्सर खिलाड़ी आपने देखा होगा वो लोग कैरी करते हैं। क्यों कैरी करते हैं पाउडर? क्योंकि जो प्रोबायोटिक होते हैं हमारे, इनको हमें अलाइव और एक्टिव रखना पड़ता है, और अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया या स्टमक में एसिड ज्यादा बन रहा है, ये प्रोबायोटिक हमारे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो प्रोबायोटिक जो होते हैं उनके ऊपर हीट का, कोल्ड का, एसिड का टाइम के अनुसार ये समाप्त नहीं होते। इसलिए कुछ सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जो प्रीबायोटिक पाउडर के रूप में खिलाड़ी कैरी करता है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो अप्रूव्ड होने चाहिए एफडीए के द्वारा। ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो खिलाड़ी उन प्रीबायोटिक कंज्यूम कर रहा है और वो वहां पॉजिटिव आ जाए। तो प्रीबायोटिक का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो शरीर में ऑलरेडी गुड बैक्टीरिया है हमारा, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारी गट में, गट का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं मैं,
उसको नरिश करने का काम होता है प्रीबायोटिक्स का, यानी खाद और पानी का, जो ऑलरेडी गुड बैक्टीरिया है हमारे शरीर के अंदर। और गुड बैक्टीरिया कहां से आएगा? वो आएगा प्रोबायोटिक्स से। प्रोबायोटिक्स मतलब योगर्ट कंज्यूम करने से, फर्मेंटेड फूड्स कंज्यूम करने से। और जो शरीर में प्रोबायोटिक्स होते हैं हमारे, लगभग 1000 तरह के बैक्टीरिया के स्पीसीज होते हैं जो ऑलरेडी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में उपस्थित होते हैं। उनके साथ लड़ाई लड़के तब कहीं जाके प्रोबायोटिक को स्पेस मिलती है, गुड बैक्टीरिया जिसे हम कह देते हैं, उसे स्पेस मिलती है। और जब उसे स्पेस मिलती है, यानी अच्छे न्यूट्रिशन के माध्यम से जब प्रोबायोटिक बढ़ता है, तब हमें प्रीबायोटिक्स कंज्यूम करना पड़ता है, जिससे हमारी गट हमेशा हेल्दी रहती है। कभी अगर इम्बैलेंस हो भी गया तो हमारा शरीर क्या करता है, उसको बैलेंस कर देता है। कैसे? डिस्कार्ड करके, लिवर के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, स्वेटिंग के माध्यम से। तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, स्टमक डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी रिलेटेड, बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जो महिलाओं में, पुरुषों में हम प्रीबायोटिक के माध्यम से और प्रोबायोटिक के स्पीसीज के माध्यम से बैलेंस करके अपने शरीर में अच्छी के लिए गट हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेट एम होता है हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाने का न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब न्यूट्रिशन अच्छा है और वर्कआउट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। सो थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूं कि मैंने शायद अपनी जंप कर ली, टाइम लिमिट को थोड़ा लिबर्टी ले ली। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? Thank you, sir.